कीर्ति ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब सुमित के धोखे का जवाब देगी। जिया उसके सामने बैठे उसके दिमाग में क्या चल रहा है पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक से कीर्ति ने उससे कहा, जिया मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी मॉम से मिलकर आती हूँ। जिया के कुछ कहने से पहले ही वो वहां से उठकर चली गई। उसे तेजी से जाते हुए देखकर वो बोली, जो करना है सोच समझ के करना, तुम्हारी वो सौतेली मॉम बहुत शातिर है। कामिनी नेहा के साथ अपने कमरे में थी। उसने नेहा से नाराज होते हुए पूछा, कल सारी रात कहाँ गायब थी तुम? सच सच बताना। कल शाम से नेहा कामिनी से अभी मिल रही थी। वहीं कामिनी इस बात को लेकर परेशान थी कि कहीं कीर्ति शादी से मुकर न जाए। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि ठीक उसी वक्त कीर्ति कमरे के पास आ गई। उसने उन दोनों को बातें करते हुए सुना तो वहीं साइड में खड़े होकर उनकी बातें वो सुनने लगी। नेहा ने बेफिक्र होकर कहा, मॉम आप जानती हैं फिर भी आप पूछ रही है। कामिनी ने झल्लाते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम शायद ये भूल गई हो कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कीर्ति और सुमित की शादी से पहले सुमित से नहीं मिल सकती। लेकिन तुम्हें मेरी बातें समझ ही कहाँ आती है। उसे पता चल गया है कि तुम और सुमित एक दूसरे से प्यार करते हो। नेहा ने चौंकते हुए कहा, क्या? पर कैसे पता चला उसे? कामिनी ने सीरियस होते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि सुमित की शादी उससे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सुमित ही है जो हमारी हेल्प कर सकता है। उसकी इस बात से कीर्ति बहुत हैरान थी। उसने खुद से कहा, इसका मतलब मॉम ये सब जानती है। वो जानबूझकर मेरी शादी सुमित से कर रही है और समझ नहीं आ रहा कि सुमित कैसे उनकी हेल्प कर सकता है। आखिर ये लोग छिपा क्या रहे हैं मुझसे? कीर्ति को उनके बुरे बिहेवियर की आदत पहले से ही थी, इसीलिए उसके लिए ये बात थोड़ी शॉकिंग जरूर थी, पर उसने खुद को संभाल लिया और फिर से उनकी बातें सुनने लगी। नेहा ने कामिनी को समझाते हुए कहा, मॉम डोंट वरी, अगर उसे पता चल भी गया है तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके और मेरे अगेंस्ट खड़ी हो सके। इस बात से कामिनी के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। उसने कहा, ये तो है, कामिनी के आगे किसी की भी नहीं चल सकती, तो वो किस खेत की मूली है। ये शादी तो आज ही होकर रहेगी, और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो अपनी बातें कह ही रही थी कि तभी पीछे से कीर्ति ने कहा, मॉम आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? उसकी आवाज सुनकर कामिनी एक पल को वही खड़े खड़े जम गई। नेहा भी थोड़ा घबराते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसे वहां देखकर दोनों के चेहरे के रंग एक पल में ही उड़ गए। उन्हें डर था कि कहीं कीर्ति ने उनकी बातें ना सुन ली हो, पर कीर्ति के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर उन्हें भी अजीब लगा। वो दोनों कुछ कह पाते इससे पहले ही कीर्ति ने उनके पास आते हुए कहा, मॉम आप सही कह रही थी, मुझे मेरे पापा के सपनों के बारे में सोचना चाहिए। वो चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो, और मुझे नहीं लगता कि मुझे सुमित से अच्छा कोई लड़का मिल सकता है। क्यों नेहा? उसकी बात से नेहा का खून खौल उठा, पर कामिनी ने उसे इशारे से शांत रहने का इशारा किया और नकली हंसी हंसते हुए कीर्ति से कहा, बिल्कुल सही मेरी बच्ची, चलो कम से कम तुम्हें अपने पापा की भी अभी फिक्र है। कीर्ति ने तपाक से कहा, हाँ मॉम, मेरे पापा ही तो थे जिन्हें मेरी फिक्र थी, तो मुझे तो उनकी फिक्र होगी ही। और रही बात मेरी शादी की, तो मुझे भी अब लग रहा है कि सुमित चाहे जैसा भी हो, एक बार शादी होने के बाद उसके घर की इकलौती मालकिन मैं ही कहलाऊंगी, इसलिए अब तो मैं ये शादी जरूर करूंगी। ये कहते ही उसने तंज भरी एक नजर नेहा को देखा और फिर बिना समय गवाए वहां से निकल गई। उसकी बातों से नेहा चिढ़कर गुस्से से उसके पीछे जाने को हुई, लेकिन कामिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वो दोनों ही उसे तीखी नजरों से जाते हुए देख रही थी। उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही कीर्ति वहां से गई, नेहा ने तमतमाते हुए कहा, इसका एटीट्यूड देखा आपने? अभी शादी हुई नहीं है, पर इसके हाव भाव अभी से बदलने लगे हैं। मालकिन बनने के सपने हैं इसके। मजा आएगा इसके सपने को टूटते देखने में, क्योंकि सुमित तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये कहकर नेहा जोर जोर से हंसने लगी। शादी के हॉल में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। उधर कीर्ति अपने कमरे में बेहद सुंदर शादी के जोड़े में सजकर बैठी थी। तभी जिया उसके पास जल्दी से आकर बोली, सारी तैयारियां हो गई है कीर्ति, बस सही समय आने पर तुम मुझे इशारा कर देना। कीर्ति ने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया। जिया ने उसे समझाते हुए बड़े प्यार से कहा, कीर्ति मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या बीत रही होगी,
पर तुम ऐसे ही खुद का मजाक बनने भी तो नहीं दे सकती ना। कीर्ति ने बड़े आराम से कहा, जिया जानती हो, पापा के जाने के बाद से आज तक माँ और नेहा ने मुझे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, पर इन सब से मुझे कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे हमेशा यही लगता था कि चाहे जो भी हो, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन ही है। इसलिए हंसते हंसते सब कुछ सह लेती थी, पर अब तो इन्होंने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा। उसने जिया की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी जिया, तुमने मुझे सुमित से दूर रहने के लिए कितनी बार नहीं कहा, पर मैं ही उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने उसके प्यार के पीछे का फरेब देखा ही नहीं। जिया ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर कीर्ति बहुत ज्यादा उदास थी। थोड़ी ही देर बाद कामिनी वहां आ गई। जब वो अंदर आई तो उसने जिया को आंखें छोटी करते हुए घूर कर देखा और ताना मारते हुए बोली, तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है तो कम से कम 2 मिनट कीर्ति को मेरे पास अकेले छोड़ दो, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जिया भी कामिनी से किसी अच्छे शब्द की उम्मीद नहीं करती थी, इसीलिए उसके बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो जाते वक्त एक बार पीछे मुड़कर कीर्ति की तरफ देखी और कीर्ति भी उसे ऐसी नजर से देख रही थी जैसे वो चाहती हो कि वो वहां उसके पास ही रुके। पर जिया ने जाते जाते कामिनी को मुंह चिढ़ाकर दिखाया, जिससे कीर्ति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसके बाद जिया वहां से बाहर निकलकर खुद भी तैयार होने चली गई। कामिनी ने झूठे प्यार का दिखावा करते हुए कहा, कीर्ति, वैसे तो मुझे तुमसे कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी, पर आज तुमने सुमित से शादी की बात मानकर मुझे बहुत खुश कर दिया है। कुछ देर बाद तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी और वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा ही हो जाएगा, और तब तो तुम उसे अपने हिसाब से रख सकती हो। कीर्ति कुछ इस तरह से बैठी थी जैसे कि कामिनी की कोई भी बात वो नहीं सुन रही हो, पर जब कामिनी ने कहा, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आज तुम्हारे पापा के और भी फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उनके सामने कोई भी ऐसी बात मत करना कि मैं ये भूल जाऊँ कि तुम कौन हो। अपने पापा के फ्रेंड्स का नाम सुनते ही कीर्ति के चेहरे का रंग खिल उठा। उसने मन ही मन कहा, पापा के फ्रेंड्स यहाँ आ रहे हैं, अब तो मेरे लिए और भी अच्छा है। थोड़ी देर बाद सुमित और कीर्ति की शादी शुरू हो गई। मंडप के नीचे पंडित जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे कीर्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उधर जिया का भी दिल बैठा जा रहा था, पर कामिनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जो चाह रही थी वैसा सब कुछ हो रहा था। कुछ रस्मों के बाद पंडित ने दोनों को 7 फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहा, मगर कीर्ति जैसे बैठे बैठे ही जम गई हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में गुम हो। पर अचानक से कामिनी ने आकर उसे जबरदस्ती खड़ा कर दिया और उसकी चूनर के कोने को सुमित के ओढ़े सिल्क शॉल से बांध दिया। पंडित ने कहा, ये रस्म तो नेहा बिटिया को करनी चाहिए। कामिनी पल भर के लिए रुकी, फिर नकली हंसी के साथ बोली, वो नेहा की तबीयत, वैसे भी बहन हो या माँ हो एक ही बात है पंडित जी, बस ये गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद जब पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उन्होंने फेरे लेने शुरू कर दिए। सुमित कीर्ति के आगे था और वो पीछे। उसका एक एक कदम चलने से कांप रहा था। किसी तरह से उनका एक फेरा खत्म हुआ। इसी तरह चौथे फेरे तक ना चाहते हुए भी वो उसके पीछे पीछे चलकर उसने फेरे पूरे किए। पंडित के जोरदार मंत्रों के साथ वहां आए सभी मेहमानों की नजर उन पर ही टिकी थी। सब धीरे धीरे उन पर फूलों की बौछार कर रहे थे। हर तरफ एक खुशनुमा माहौल था। सिवाय कीर्ति और जिया के वहां सभी के चेहरों में खुशी थी। पर 5वें फेरे में पंडित ने फिर से कहा, अब वधू वर के आगे आए। पर कीर्ति पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। वो फ्रीज होकर खड़ी थी, जैसे कि किसी ने कुछ कहा ही ना हो। उसे इस तरह देखकर कामिनी एक पल को घबरा गई और वो तुरंत फिर से उसके पास जाकर उसके कान में बोली, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? सब तुम्हें देख रहे हैं, चलो जल्दी से फेरे लो। उसने तुरंत उसे सुमित के आगे ले जाकर खड़ा कर दिया और वहां से हट गई। पर कीर्ति वैसे ही खड़ी थी। कामिनी को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कीर्ति अब फेरे लेगी ही नहीं। जैसे ही वो फिर से उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ी, कीर्ति ने खुद से चलना शुरू कर दिया और इसी तरह 5 फेरे पूरे हो गए। कामिनी ने खुशी से मुस्कुराते हुए पास खड़ी नेहा से कहा, अब सिर्फ 2 फेरे बचे हैं, फिर ये शादी पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता।
नेहा जो बिना मन के उन पर फूल बरसा रही थी, उसने एक नकली हंसी हंसते हुए कहा, आप इतनी खुश तो होगी ही क्योंकि अब आपका सपना जो पूरा होने जा रहा है, पर मेरा और सुमित का क्या? कामिनी ने उसे चुपके से कोहनी से मारते हुए कहा, चुप कर, मैं जो कर रही हूँ इसमें हम दोनों का ही फायदा है। और उनकी बातों बातों में ही 6वां फेरा भी पूरा हो गया। पंडित ने कहा, अब ये 7वां फेरा लीजिए और इसी के साथ इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर मन ही मन ये कसम खाइए कि आप 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। कीर्ति ने अपनी आंखें मूंद ली, मानो मन ही मन पंडित के कहे कसम को वो दोहरा रही हो। जब उसने आंखें खोली तो 7वें फेरे के लिए आगे बढ़ने की बजाय सुमित की तरफ मुड़कर खड़ी हो गई और पंडित को रोकते हुए बोली, रुक जाइए पंडित जी, मेरा मन अब बदल गया है। सुमित जो कि ठीक उसके सामने खड़ा था, उसने कहा, क्या मतलब, मन बदल गया है? कीर्ति ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, मेरा मतलब साफ है मिस्टर सुमित कि अब मेरा मन नहीं है कि मैं आपसे शादी करूं। वो आगे कुछ कह पाती कि तभी कामिनी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या घटिया मजाक कर रही हो कीर्ति? वो उसके पास जाती कि तभी कीर्ति के पापा के एक दोस्त ने कामिनी को रोक लिया और समझाते हुए बोले, अरे मिसेस अग्रवाल, आप बीच में क्यों बोल रही है? थोड़ा कीर्ति को बोलने का मौका तो दीजिए कि आखिर बात क्या है। कामिनी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई और मजबूर होकर दांत पीसते हुए वहीं खड़ी रह गई। कीर्ति ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके पापा के फ्रेंड्स के सामने कामिनी की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। उसने एक स्माइल की और सुमित को देखते हुए वो बोली, तो मिस्टर सुमित आहूजा जी, आपको क्या लगता है कि आप मेरी आंखों में धूल झोंकते रहेंगे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? सुमित ने अनजान बनते हुए तुरंत कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और ये क्या? वो आगे और कुछ कह पाता कि इससे पहले ही कीर्ति का एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। सुमित तुरंत चुप हो गया। कीर्ति ने उस पर भड़कते हुए कहा, बस एक शब्द और नहीं, मुझे तुम्हारे सारे करतूतों के बारे में पता चल गया है सुमित। मेरे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाए हैं तुमने, मुझे सब मालूम है। पर कीर्ति, सुमित फिर कुछ कहता, कीर्ति ने फिर एक जोरदार तमाचा उसे लगा दिया। उस पूरे हॉल में उस थप्पड़ की गूंज फैल गई। उसने कहा, मैंने कहा ना बिल्कुल चुप। मेरी फीलिंग्स के साथ तो बहुत खेला तुमने, पर अपनी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। शादी को गुड्डे गुड्डियों का खेल समझकर रखा है क्या? चिल्लाते हुए कीर्ति ने कहा। चारों तरफ लोगों की नजरें सिर्फ उन्हीं पर थी। कामिनी भी कुछ नहीं कह पा रही थी। उसे एक बात का डर सता रहा था कि कहीं कीर्ति नेहा का नाम ना ले ले, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा और सभी लोग उसे और नेहा को गलत समझेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कीर्ति सुमित को लगातार जलील करती रही और सुमित अपने गुस्से का घूंट पीकर चुपचाप खड़ा रहा। वहां खड़े सभी लोग सुमित को गलत ठहराने लगे। ये कितना गिरा हुआ इंसान है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मिस्टर आहूजा का बेटा इतना बुरा भी होगा। बहुत अच्छा सबक सिखाया कीर्ति ने इसे। अरे सबसे अच्छा तो ये हुआ कि समय रहते कीर्ति को इसकी सच्चाई पता चल गई, ना जाने शादी के बाद बेचारी के साथ क्या क्या होता। लोगों की बातें सुनकर सुमित अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी कीर्ति ने कामिनी को देखते हुए कहा, मॉम, मुझे अच्छे से पता है, अगर पापा होते तो वो भी इसकी सच्चाई जानने के बाद मेरी शादी इससे तो हरगिज नहीं करते, और इसलिए मैं भी ये शादी नहीं करूंगी। ये कहते ही कीर्ति अपना शादी का गांठ खोलकर तुरंत मंडप से बाहर आ गई और बिना किसी को पलटकर देखे वहां से सीधे निकल गई। लेकिन कामिनी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसे रोकने उसके पीछे गई। वो कीर्ति को रोकते हुए बोली, तुम इस तरह से मंडप छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती कीर्ति। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, मॉम, मैं जा रही हूँ और आप आज मुझे रोक नहीं सकती। कामिनी ने उसके कान में दांत पीसते हुए कहा, चाहे जहाँ भी चले जाओ कीर्ति, लौटकर तो तुम्हें घर ही आना है। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी।